आखिरकार यूक्रेन के लिए शानदार खबरें आई हैं। यूरोपीय संघ के देशों के राजदूतों ने बुधवार 22 अप्रैल को यूक्रेन के लिए 90 अरब यूरो का कर्ज और रूस के खिलाफ 20वां प्रतिबंध पैकेज मंजूर किया। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान से छुटकारा पाते ही यूरोपीय संघ के सभी अहम फैसले बिजली की रफ्तार से लिए जाने लगे। हालांकि रूस के खिलाफ प्रतिबंधों की बात करें तो यहाँ कुछ पेचीदगियां थीं, कुछ अप्रिय पेचीदगियां। इसी दौरान आज ये आधिकारिक रूप से पता चला है कि यूक्रेन ने रूसी तेल की आपूर्ति को फिर से शुरू कर दिया है, जो ड्रूजबा पाइपलाइन के जरिए होती है और जिसकी मरम्मत एक दिन पहले की गई थी। अगर हम ईमानदारी से देखें, दोनों पक्षों ने अपना सौदा पूरा किया है। इस एपिसोड में हम न सिर्फ ड्रूजबा तेल पाइपलाइन के उद्घाटन पर चर्चा करेंगे, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यूक्रेन के लिए 90 अरब यूरो का वही कर्ज असल में कैसे काम करेगा, इस पर भी बात करेंगे। और क्यों रूसी प्रचार के बावजूद कर्ज शब्द से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि असल में ना तो कर्ज की मूल राशि और ना ही उस पर ब्याज यूक्रेन को लौटाना होगा। मैं इस एपिसोड में ये समझाऊंगा। मेरा नाम अलेक्सेई पेचिए है। आइए इस विषय पर साथ में चर्चा करें, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें और वीडियो के नीचे कोई भी अपनी टिप्पणी लिखें। साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल पेचिए न्यूज को भी सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो यूरोपीय संघ के देशों के राजदूतों ने आज 22 अप्रैल को यूक्रेन के लिए 90 अरब यूरो का कर्ज मंजूर किया है और रूस के खिलाफ 20वां प्रतिबंध पैकेज भी मंजूर किया है। किप्रस के प्रतिनिधि के अनुसार, जो इस समय यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता कर रहे हैं, औपचारिक लिखित प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। उम्मीद की जा रही है कि संबंधित प्रक्रिया कल 23 अप्रैल को दोपहर के बाद पूरी हो जाएगी। यूरोपीय संघ के सभी 27 देशों के राजदूतों को दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे और इसका मतलब है कि अब केवल नौकरशाही प्रक्रिया को पूरा करना बाकी है। ऋण को मंजूरी देने की राजनीतिक प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है और ये कहा जा सकता है कि निर्णय अंतिम रूप से ले लिया गया है। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान, जो यूरोपीय संघ में यूक्रेन के सबसे बड़े विरोधी हैं, ने कीव को यूरोपीय संघ का ऋण रोक दिया था। और अब हाल ही में विट्यूशा ओरबान की चुनावों में हार ने इस ऋण को मंजूरी देने का रास्ता साफ कर दिया, जिस पर यूरोपीय संघ के देशों ने पिछले साल दिसंबर में ही सहमति बना ली थी, क्योंकि उम्मीद थी कि हंगरी अपना वीटो हटा लेगा, क्योंकि ओरबान हार चुके थे। राजनयिकों ने कहा कि ऋण को लेकर स्थिति बहुत तेजी से बदल रही है। साथ ही ये भी बताया कि यूक्रेन को उन सुधारों को लागू करने में जल्दी करनी चाहिए जो वित्तीय सहायता पाने के लिए जरूरी हैं। और जानते हैं, ये देखना मजेदार है कि जैसे ही विक्टर ओरबान चुनाव हार गए, सारी प्रक्रियाएं अचानक आगे बढ़ने लगीं। और मजेदार बात यह है कि खुद ओरबान औपचारिक रूप से अभी भी सत्ता में है, मैं याद दिला दूं। और आज ऋण पर फैसला उसी हंगेरियन राजदूत ने लिया जो पहले ओरबान के रहते इसके खिलाफ थे। तो यही है हालात का खेल। हालांकि हंगरी में कुछ अधिकारी शायद अभी तक पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं कि उनकी सत्ता अब जा चुकी है, चुनाव हो चुके हैं, वे बुरी तरह हार गए। अब समझिए, यूक्रेन ने ड्रूजबा पाइपलाइन भरनी शुरू कर दी है। कल स्लोवाकिया को आपूर्ति बहाल होने की उम्मीद है। स्लोवाकिया की अर्थव्यवस्था मंत्री डेनिसा साकोवा ने इस पर बयान दिया। आगे उद्धरण है, यूक्रेन ट्रांस नाफ्टा की जानकारी के अनुसार आज सुबह बेलारूस से यूक्रेन की तरफ ड्रूजबा पाइपलाइन में दबाव बढ़ना और उसे भरना शुरू हो गया है। उम्मीद है पंपिंग और स्लोवाकिया को आपूर्ति कल 23 अप्रैल की सुबह दोबारा शुरू होगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पुष्टि की कि ड्रूजबा पाइपलाइन बहाल हो गई है और कुछ यूरोपीय देशों को तेल आपूर्ति के लिए तैयार है। जेलेंस्की का बयान। यूरोपीय संघ से सहमति के अनुसार यूक्रेन ने रूसी हमले में क्षतिग्रस्त ड्रूजबा पाइपलाइन के हिस्से की मरम्मत पूरी कर ली है। तेल पाइपलाइन फिर से चालू हो सकती है। हालांकि अभी कोई भी ये गारंटी नहीं दे सकता कि तेल पाइपलाइन के बुनियादी ढांचे पर रूसी हमले फिर से नहीं होंगे। हमारे विशेषज्ञों ने पाइपलाइन और उपकरण को फिर से शुरू करने की शर्तें सुनिश्चित की हैं। हम इसे यूक्रेन के लिए यूरोपीय संघ के उस सहायता पैकेज की बहाली से भी जोड़ते हैं जिसे यूरोपीय परिषद पहले ही मंजूरी दे चुकी है। इसीलिए मैंने कहा कि हंगरी के कुछ अधिकारी शायद अभी जागे नहीं हैं और असल में क्या हुआ समझ नहीं पा रहे। इसी संदर्भ में हंगरी के यूरोपीय संघ मामलों के मंत्री यानुश बोक, जिन्हें विक्टर ओरबान के कार्यकाल में चुना गया था, शायद अब तक समझ नहीं पाए कि क्या हुआ और चुनाव हो चुके हैं।
उन्होंने बताया कि डूजबा पाइपलाइन से बेलारूस से यूक्रेन को तेल भेजना शुरू हो गया है और तुरंत ही जोर दिया कि ये सब हंगरी और व्यक्तिगत रूप से विट्यूशा ऑर्बान की उपलब्धि है, क्योंकि जैसा कि उन्होंने कहा, हंगरी ने यूक्रेन की नाकाबंदी तोड़ दी है। आगे इसी यान शाबोकी का उद्धरण है। हमने यूक्रेन की तेल नाकाबंदी तोड़ दी है। ये साबित हुआ कि यूक्रेन ने राजनीतिक कारणों से तेल आपूर्ति रोकी और उनके पैसे पहले खत्म हुए, जबकि हमारा तेल बाद में। हंगेरियन रणनीति सफल रही। यूक्रेन की 90 अरब यूरो की क्रेडिट लाइन को ब्लॉक करना हमारा उद्देश्य नहीं था, बल्कि हमारे हितों की रक्षा करने का एक साधन था, जो यूक्रेन के अनुचित व्यवहार के कारण मजबूरी में किया गया। अरे जानते हैं मजेदार चाचा, ततियाना बोका, ड्रूजबा तेल पाइपलाइन फिर शुरू हुई है क्योंकि ओरबान सत्ता में नहीं है। यूरोप ने अपने कर्ज के वादे पूरे कर दिए हैं। इसमें हंगरी या ऑर्बन समर्थकों की कोई खास भूमिका नहीं है, न ही किसी नाकेबंदी को तोड़ने की बात है। नहीं, हंगरी के लिए एक नया प्रधानमंत्री आया है जो यूक्रेन से संबंधों के लिए उपयुक्त है। सब फिर से शुरू हो गया है और चुनाव भी खत्म हो गए हैं। याना शाबोका, अब तलवार लहराने का क्या फायदा? तुम क्या साबित कर रहे हो? कौन सी नाकेबंदी तुमने तोड़ी? सब खत्म, चुनाव तुम हार गए। लेकिन चलिए यूरोपीय संघ द्वारा यूक्रेन को दिए गए 90 अरब यूरो के कर्ज पर बात करते हैं। ये कहीं ज्यादा दिलचस्प है। कई लोगों को 90 अरब यूरो की ये रकम डराती है, जैसे कि यूक्रेन को इसे कई सालों तक चुकाना पड़ेगा। खासकर रूसी लोग न जाने क्यों ये चिल्लाना पसंद करते हैं कि यूक्रेन कर्ज में फंस रहा है। रूसी लोगों का इससे क्या लेना देना है? उन्हें इससे आखिर फर्क ही क्या पड़ता है? फिर भी रूसी प्रचार जोर देकर कहता है कि यूक्रेन कर्ज में फंस रहा है और ये पैसे पीढ़ियों तक लौटाने होंगे। लेकिन वैसे रूसी लोग ऐसा यूं ही नहीं करते, वे कुछ जानते हैं। ये 90 अरब यूरो का कर्ज एक अनोखी संरचना रखता है जो सामान्य कर्जों से काफी अलग है। यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के फैसलों के अनुसार मुख्य वित्तीय बोझ खुद यूरोपीय संघ पर पड़ेगा, न कि यूक्रेन के बजट पर। ये सब कैसे काम करेगा? यूरोपीय संघ अपने खुद के यूरोपीय बजट की गारंटी पर अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों से 90 अरब यूरो का कर्ज लेता है। यूक्रेन को इस कर्ज पर ब्याज नहीं देना होगा। ऋण सेवा की लागत, यानी वही ब्याज जो लगभग 3 अरब यूरो प्रतिवर्ष है, यूरोपीय संघ के सदस्य देश उठाते हैं, हंगरी, स्लोवाकिया, बुल्गारिया और चेक गणराज्य को छोड़कर। बाकी सभी देश बराबर हिस्सों में इस कर्ज के ब्याज को चुकाने के लिए पैसे देते हैं। जहां तक कर्ज लौटाने की बात है तो ये भी एक दिलचस्प बात है, क्योंकि इस कर्ज की कोई तय चुकौती तिथि नहीं है। इसकी मियाद तब तक बढ़ाई जाती रहेगी जब तक इसे चुकाने की परिस्थितियां नहीं बन जाती। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आती है। यह समझाता है कि यूक्रेन को कोई भी पैसा वापस क्यों नहीं करना पड़ेगा। वापसी की मुख्य शर्त, यूक्रेन को केवल उसी स्थिति में 90 अरब यूरो की मूल राशि लौटानी होगी जब उसे युद्ध से हुए नुकसान के लिए रूस से मुआवजा मिलेगा। इसीलिए इसे मुआवजा ऋण कहा जाता है, क्योंकि यह जिम्मेदारी स्थानांतरित करता है। भुगतान की जिम्मेदारियां भविष्य में रूस द्वारा मुआवजे के भुगतान पर निर्भर करती हैं। इसका मतलब है कि यूरोप के लोग मानते हैं कि जंगली रस्सियों को बिल चुकाने होंगे। दूसरी ओर रूस के खिलाफ 20वां प्रतिबंध पैकेज, जिसे प्रारंभिक मंजूरी मिल चुकी है, यूरोपीय संघ की उस मुहिम को मजबूत करेगा जिसका लक्ष्य रूस की ऊर्जा बिक्री से होने वाली आमदनी कम करना है। यूरोपीय संघ को उम्मीद थी कि वो ये प्रतिबंध पैकेज यूक्रेन पर रूस के पूर्ण पैमाने पर हमले की चौथी वर्षगांठ से पहले लागू कर देगा, लेकिन हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान की वजह से ऐसा नहीं हो सका। लेकिन प्रतिबंधों के साथ सब कुछ इतना आसान नहीं है। रूसी छाया बेड़े के खिलाफ मुख्य कदम, यूरोप में उसे सेवाएं देने पर प्रतिबंध, संभवतः विश्व तेल बाजार में तनावपूर्ण स्थिति के कारण टाल दिया जाएगा, जो मध्य पूर्व में युद्ध के चलते पैदा हुई है। मुद्दा यह है कि रूसी टैंकरों की अब भी यूरोपीय लोग सेवा कर सकते हैं। मैं यही विराम लेता हूं। अपनी राय नीचे कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और लाइक करें।
अगर आप इस YouTube चैनल के काम को समर्थन देना चाहते हैं और इसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी मानते हैं तो आप अपना डोनेशन दे सकते हैं या इस चैनल की प्रायोजक सदस्यता ले सकते हैं या फिर अपने लिए सुविधाजनक किसी भी तरीके से डोनेट कर सकते हैं। सभी लिंक और भुगतान विवरण इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आपकी किसी भी तरह की मदद के लिए मैं आभारी रहूंगा। टेलीग्राम चैनल पेजिए न्यूज सब्सक्राइब करें, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। यही सप्ताह अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।